Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss chapter 27. Dear students, this chapter is man and his environment. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपकी पेपर स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना है, तो आपने इस चैप्टर को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीटेडली आते रहे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है देखते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इनको आप दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आप इनको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जब एक बार कंज्यूम हो जाए तो आप उन्हें दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सेकंड डिफरेंस देखिए डियर स्टूडेंट्स कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बार बार रिन्यू करने के लिए, उन्हें दोबारा रिप्लेस करने के लिए नेचर के अंदर सर्टेन साइकिल्स होते हैं, बायोजियोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं जो उन रिसोर्सेज को बार बार रिपीट करते रहते हैं, रिसाइकिल करते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिसाइकिल करने के लिए कोई भी ऐसा नेचुरल साइकिल नहीं है। जब एक बार ये कंज्यूम हो जाए तो दोबारा आप इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल है, यानी इन्होंने अल्टीमेटली खत्म हो जाना है। जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ये इनएग्जॉस्टेबल है, क्योंकि आप इन्हें दोबारा अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एयर, वाटर, ऑयल, वाइल्ड लाइफ, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जबकि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। होप सो कि आपको इनका डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। डिफाइन सॉइल, गिव इट्स बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स, आल्सो गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपने तीन चीजें बतानी है कि सॉइल है क्या, इसके कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं और इसकी अहमियत क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सॉइल। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल की, अर्थ क्रस्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, दैट इज नोन एज सॉइल एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब हम देखते हैं कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सॉइल कंसिस्ट ऑफ soil particles, soil water, soil air, organic and inorganic matter and microorganisms. These are components of soil. Soil की composition ये अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद देखिए कि इसकी अहमियत क्या है। Dear students, soil gives support to many land plants. जितने भी लैंड प्लांट्स हैं उनको, उनकी जो एंकरेज है, उनकी जड़ें जो जमीन के अंदर उनको जकड़ के रखे हुए हैं, वो जो एंकरेज के लिए जगह फराम कर रही है, जो सपोर्ट फराम कर रही है, डेट इज लैंड के, और लैंड की अपर सरफेस डेट इज सॉइल। उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और वाटर फराम करते हैं। और याद रखिएगा कि हमारी जो ओवरऑल अर्थ है इसका 70% वाटर पर मुश्तमिल है, 30% लैंड पर मुश्तमिल है। और इस लैंड में जो अपर लेयर सॉइल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और वाटर फराम करने के लिए। और याद रखिएगा कि इस 30% का जो 11% है वो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। देन डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, गिव इट्स इंपॉर्टेंट रोल। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ में दो चीजें आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे आर कैटेगराइज्ड एज वाइल्ड लाइफ। और इसकी अहमियत देखिएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ में सम ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ आवर फूड्स, खुराक के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स देखिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड चेन। फूड चेन एक इकोसिस्टम को बैलेंस और मेंटेन रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वाइल्ड लाइफ में अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए, कहीं पर टूट जाए, तो फूड चेन चेन कैन बी डिस्टर्ब्ड एट सच एन एक्सटेंट that it will be very difficult to maintain the balance.
तो अगर ये वाइल्ड लाइफ बरकरार नहीं रहती है, कहीं पर कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो फूड चेन बीच में से टूट जाएगी और इकोसिस्टम का बैलेंस मुतासर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट 4 मेथड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी, जो एग्जॉस्टेबल एनर्जी होती है, जिसमें खत्म हो जाना होता है, जो हम फॉसिल फ्यूल से हासिल करते हैं, अब हमारा ये हक बनता है कि हम उसको वाइजली और इतना केयरफुली यूज करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी बच जाए और वो भी उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ये 4 मेथड्स आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट इंजन्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी एफिशिएंट मशीन इस्तेमाल करें जो कम से कम एनर्जी को इस्तेमाल करें। इस एतबार से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। रिड्यूस वेस्टेज बाय रिसाइकलिंग, जो भी वेस्ट होता है उसको आप रिसाइकलिंग के जरिए उसको एक तो कम करें और दूसरा उससे एनर्जी पैदा करें। देन उसके बाद ड्राइव लेस, वॉक एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर। कम से कम ड्राइव करें, क्योंकि ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल्स लगेंगे, एनर्जी लगेगी। उसके नतीजे में वॉक करेंगे तो वो एनर्जी भी बच जाएगी, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, कि अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के बजाय अगर हर कोई पर्सनल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे तो हर एक के लिए अलग अलग एनर्जी इस्तेमाल होगी, अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होंगे। और अगर वो सारे मिलकर एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रही हूँ तो बाकी जितनी भी अलग अलग एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी, फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल हो रहे थे, उनकी बचत की जा सकती है और इस एतबार से भी एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। Then dear students, switch off lights, electrical appliances when they are not in use. हम घरों के लिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हमें बड़ा मोहताज रहना चाहिए कि जो भी एक्स्ट्रा लाइट्स होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लेकिन अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उनको ऑफ कर दें। तो इसलिए स्विच ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज। एंड देन मिनिमाइज द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, क्योंकि एयर कंडीशनर्स एक तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती हैं, दूसरा उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर का सबब भी बनती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज ओजोन लेयर, गिव इट्स काजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। 3 ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल ये एक मॉलिक्यूल है ओजोन, और इट इज अ ब्लूइश एक्सप्लोसिव एंड हाईली पॉइजनस गैस। ये अच्छे से नोट कर लो। और ये कहां पाई जाती है? ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स मिलकर जमीन के ऊपर 10 to 50 किलोमीटर की रेंज में एक लेयर बना रहे हैं जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। क्लियर? और इसका काम क्या है? ओजोन लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उस लाइट को फिल्टर कर लेती है ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज जमीन तक नहीं पहुंच पाती। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, जैसा कि अभी मैं बता रहा था पहले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है, ये उन ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, ओजोन डिप्लीशन का सबब बनता है। तो अब वो काजेस देखते हैं कि ओजोन डिप्लीशन की काजेस क्या क्या है। द मेन काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज द इंक्रीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से और दीगर व्हीकल से। As the chlorofluorocarbons rise to the atmosphere, ultraviolet rays break chlorofluorocarbons to release fluorine and chlorine. कि जब एटमॉस्फेयर पे पहुंचती हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तोड़ देती हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन में। अब इसमें ये फ्लोरीन और क्लोरीन आगे फर्दर क्या करते हैं कि ये ओजोन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट तोड़ देते हैं। देन इट कैन बी रिफॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से ओजोन बनने का अमल और ओजोन का ऑक्सीजन में टूटने का अमल, यानी टूटने वाला अमल एक्सीड कर जाता है बनने वाले अमल से, जिसके नतीजे में ओजोन लेयर थिन होती चली जाती है। A single chlorine atom can react with the ultraviolet rays and destroy about 1 million ozone molecules। ये याद रखना। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है ओजोन लेयर के अंदर, और इसके नतीजे में ओजोन की थिनिंग हो रही है और उसके अलावा ओजोन के अंदर होल्स डिवेलप हो रहे हैं, जिसके नतीजे में अल्ट्रावायलेट रेज ने जमीन पर पहुंचना शुरू कर दिया। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन, ये जो अभी हम देख रहे थे कि जो ओजोन डिप्लीशन हो रही है, इसकी काजेज हमने देखी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सूरत में। अब हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। अगर ये जमीन पर पहुंच रहे हैं तो इसके क्या क्या नुकसान कर रही है। सबसे पहले तो वो बता रहे हैं द लेयर ऑफ ओजोन इज बिकमिंग थिनर एंड मोर अल्ट्रावायलेट रेज आर रीचिंग द अर्थ। जमीन पर अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा से ज्यादा पहुंच रही है। अब ये कर क्या रही है? दीज अल्ट्रावायलेट रेज अफेक्ट ऑल लाइफ ऑन द अर्थ बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अल्ट्रावायलेट रेज में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसके नतीजे में जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अब उसके नतीजे में उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज होने की सूरत में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। उसके अलावा दीज अल्ट्रावायलेट रेज काजेस स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट्स इन ह्यूमन। ये ह्यूमंस के स्किन के साथ जब अल्ट्रावायलेट रेज टकराएंगे तो स्किन कैंसर भी हो जाएगा और आंखों में मोतिया की बीमारी हो सकती है, कैटरैक्ट्स इन ह्यूमंस। मोतिया की बीमारी को कैटरैक्ट्स कहते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, दीज ultraviolet radiations can also affect crops, plants, trees and even marine plankton. तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मुतासर करते हैं। These also affect the overall weather pattern. डेफिनेटली जब टेम्परेचर को इंक्रीज होगा तो ओवरऑल जो वेदर पैटर्न है उसके अंदर ये शिफ्ट लेके आएगी, उनको अफेक्ट करेगी। क्लियर मेरे बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एसिड रेन गिव इट्स 4 इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये भी कई मर्तबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज एसिड रेन। डियर स्टूडेंट्स, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स liberates sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Then these sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolve in water. ये पानी के अंदर डिजॉल्व होने के नतीजे में क्या बनाएंगे? दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। अब when they are returned to the earth along with rainwater, such a rain is known as acid rain. यानी ऐसी रेन जिसके अंदर these acids dissolve हो, उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। अब ये क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स काज करती है वो देखिए। इट डिस्ट्रॉयज लाइफ सच एज एक्वाटिक एनिमल्स। जब वही बारिश वाटर बॉडीज में गिरेगी तो एक्वाटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगी। सॉइल की एसिडिटी में इजाफा करेगी। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो जो एसिड वाटर है या एसिड रेन है, ड्रेनिंग थ्रू द सॉइल वाश आउट न्यूट्रिएंट्स। वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भाग के ले जाएंगे, जैसा कि कैल्शियम और पोटेशियम। जिसके नतीजे में क्या होगा? जिसके नतीजे में सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और प्लांट्स पॉइजन और डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे और उसके नतीजे में प्लांट्स वीक और वल्नरेबल हो जाएंगे। Then, dear students, acid rain destroys farms and kill decomposers and microorganisms. तो ये आपने इसके हार्मफुल इफेक्ट्स याद रखने। उसके अलावा एसिड रेन आल्सो काज स्किन एंड स्टोन कैंसर। स्किन कैंसर का सबब भी बनती है और स्टोन कैंसर का भी, जैसा कि आपकी किताब के अंदर मेंशन है कि ताजमहल पर एसिड रेन की वजह से स्टोन कैंसर हो गया। ये अच्छे तरीके से आपने इनके इफेक्ट्स को याद रखना है, एसिड रेन है क्या, और इसी तरीके से आपने पेपर के अंदर इसको अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? गिव 2 काजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। याद रखिए डियर स्टूडेंट, increasing temperature on earth due to accumulation of gases like carbon dioxide is called greenhouse effect. जमीन के गिर्द जो कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना रही है, ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। उसके नतीजे में जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द थिक लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स लाइक अ ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। जैसे ग्रीन हाउस का ग्लास है जो रेडिएशंस को अंदर तो आने देती है मगर उन्हें री रेडिएट होकर बाहर नहीं जाने देती, तो उसके ग्लास की तरह कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एक्ट करती है। इट प्रिवेंट्स द री रेडिएशन ऑफ हीट। Thus, heat absorbed in the thick carbon dioxide layer causes an increase in temperature. तो जब वो हीट को ट्रैप कर लेगी, उन रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देगी, उसके नतीजे में टेम्परेचर इंक्रीज होगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा
तो उसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी काजेस क्या क्या है। ओवर अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज आर मेन काजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि ओवर अर्बनाइजेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो उनके नतीजे में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होगी और एनिमल्स की ब्रीदिंग के नतीजे में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के तौर पे एक्ट करेगी, जिसके नतीजे में जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। और उसका नुकसान क्या होगा? इट काजेस ग्लोबल वार्मिंग विच विल मेल्ट आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स एंड विल ब्रिंग फ्लड्स। जब आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो फिर सैलाब से तबाही होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड एनवायरमेंटल बफर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, द फॉरेस्ट सर्व्स एज एन एनवायरमेंटल बफर। ये एनवायरमेंटल बफर के तौर पे काम करते हैं। They intercepts heavy rains and release the rainwater steadily and slowly to the soil and to the streams and rivers. जो तेज बारिश बरसती है, अगर रास्ते में दरख्त और उनके पत्ते ना हो तो वो जब जमीन पर गिरेगी तो जमीन की अपर सरफेस को अपने साथ भाग ले जाएगी। लेकिन अगर दरख्त होंगे, दे इंटरसेप्ट हैवी रेन, वो हैवी रेन को बीच में इंटरसेप्ट करेंगे और रेन वाटर को स्टेडीली और स्लोली रिलीज करेंगे और वो जमीन पर गिरेगी और अल्टीमेटली स्ट्रीम और रिवर्स तक जाएगी। The tree roots hold the soil in place. वो सॉइल को अपनी जगह पर कायम किए रखेंगे, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाए। और याद रखिएगा, रीजन्स विद हाई रेनफॉल ऑफ अबाउट 20 इंचेस सुटेबल फॉर टी ग्रोथ। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन का डियर स्टूडेंट्स मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। किसके लिए? फॉर गेटिंग लंबर, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर रेयरिंग ग्रेजिंग लाइफस्टाइल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो इन तमाम पर्पसेस के लिए आप अगर फॉरेस्ट का खात्मा कर लेंगे तो उस अमल को हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन डिफॉरेस्टेड एरिया वेयर फॉरेस्ट वर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड कट ऑफ लेटर। कि कहीं पर जंगलात मौजूद थे तो किसी वजह से उन जंगलात का कटाव हो गया, उसी जगह पर दोबारा फॉरेस्ट को डेवलप करना, दिस इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। ये आपने डिफरेंस अच्छे तरीके से याद रखना। देन डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। पहले आपने डिफरेंस देखा था डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। अब आप एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का डिफरेंस याद रखिएगा। एफॉरेस्टेशन का मतलब है इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट where no forests were ever established। कि ऐसी जगह जहां पर पहले कोई फॉरेस्ट नहीं था, उस जगह पर नया फॉरेस्ट एस्टेब्लिश करना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। जबकि रिफॉरेस्टेशन आप पहले देख चुके हैं कि वो उस जगह पर जहां पर पहले ऑलरेडी फॉरेस्ट मौजूद था लेकिन किसी वजह से उसका कटाव हो गया, तो उसी जगह पर नया फॉरेस्ट डेवलप करना, ये रिफॉरेस्टेशन। और ऐसी जगह जहां पर पहले कोई जंगल नहीं था, वहां पर नया फॉरेस्ट एस्टेब्लिश करना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो ये आपने फर्क अच्छे तरीके से याद रखना। देन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट एंड हाउ सॉलिड वेस्ट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? ट्रैश, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्यूर, प्लास्टिक मटेरियल, डिस्कार्डेड कार्टन, कैन्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, they form solid waste. Solid waste are produced in thousands of tons in every country. These waste can converted into oil and gas. यानी solid waste से आप एनर्जी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? By the following processes। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हाइड्रोजनेशन के जरिए बना सकते हैं, नंबर 2 पायरोलिसिस के जरिए यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए कर सकते हैं, एंड नंबर 3 बायो कन्वर्जन के जरिए। इन तीन तरीकों से आप सॉलिड वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक होगी बात डियर स्टूडेंट्स? देन उसके बाद देखिए, दीज कैन आल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड वेस्ट क्या है और किस तरीके से इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपने अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स याद रखना। देन देखिए, व्हाट आर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, गिव देयर सोर्सेज एंड इफेक्ट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डियर स्टूडेंट्स, ऑयल, टॉक्सिक केमिकल्स, हार्मफुल लिक्विड्स जो इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं। These are sometimes discharged into water bodies and cause water pollution।
तो ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है इनको डिस्चार्ज किया जाता है, इनको ड्रेन किया जाता है वाटर बॉडीज में, और उसके अंदर ये वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। तो इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जब ये वाटर बॉडीज में वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? डेफिनेटली जब ये वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं तो दीज कैन डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ, these can cause diseases to the other land animals. डेफिनेटली वाटर बॉडीज के साथ लैंड एनिमल्स का भी कनेक्शन होता है, तो उनके अंदर ये बीमारियों का सबब बन सकते हैं। एज दीज काज वाटर पोल्यूशन, द यूज ऑफ सच वाटर कैन काज एबनॉर्मेलिटीज, डिजीज एंड म्यूटेशन। तो उस पोल्यूटेड वाटर को जो भी इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज, डिजीजेस और म्यूटेशंस हो सकती हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। It is a process in which fresh water bodies are enriched and nutrients with nutrients, which increases its productivity and accumulates organic debris. कि फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर जब वेस्ट जाता है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो उस वाटर बॉडी का हिस्सा बनते हैं, जिसके नतीजे में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऑर्गेनिक डेब्री बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। Human excreta, phosphate from washing powder, nitrates and phosphate from fertilizers, ये बहुत सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उस वाटर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर देती है। अब इसके नतीजे में क्या होगा? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एल्गी फीड एंड रिप्रोड्यूस ऑन दीज न्यूट्रिएंट्स। ये इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर ऐड हुए हैं उनके ऊपर एल्गी फीड करेगी और एक्सेसिवली ग्रो करना शुरू कर देगी। तो एल्गल प्रोडक्शन रेट इंक्रीजेस and turns the water green. This is known as algal bloom. और डेफिनेटली जब एल्गल की एक्सेसिवली ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली वो मरेंगे भी। तो डेड एल्गा आर डिकम्पोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया। जब एरोबिक बैक्टीरिया उस एल्गी को डिकम्पोज करेंगे तो उस वाटर बॉडी के अंदर दे डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। दिस डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन काजेस द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। उस वाटर बॉडी के अंदर जो दीगर एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे, और फिर जब मजीद उनको डिकम्पोज किया जाएगा तो मजीद ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। इन दिस वे वाटर डिवेलप्स अनप्लेजेंट कलर एंड स्मेल, और इस होल प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम। क्लियर मेरे बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, जो समझे कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की एक कैटेगरी है, तो इसको हम देखते हैं। पेस्टिसाइड्स आर अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट अफेक्ट द आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट्स, फंजाई एंड प्लांट्स। यानी कोई भी पेस्ट को मारने वाला केमिकल होगा हम उसे पेस्टिसाइड कहेंगे, जबकि इंसेक्टिसाइड उसका एक टाइप है पेस्टिसाइड की जो सिर्फ इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इंसेक्टिसाइड्स आर अ ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट किल इंसेक्ट्स। आपको इससे पता चल रहा है ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड से कि इंसेक्टिसाइड इसकी एक टाइप है। तो पेस्टिसाइड कवर अ वास्ट एरिया देन द इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कवर लेस एरिया। क्लियर मेरे बेटे? पेस्टिसाइड चूंकि ये बड़े लेवल पर बहुत सारे पेस्ट को किल कर सकती है, तो इसका मतलब है दे किल एनी पेस्ट इंक्लूडिंग आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट्स, फंजाई, प्लांट्स। जबकि इंसेक्टिसाइड्स ये सिर्फ इंसेक्ट्स को स्पेसिफिकली किल करती है, और इंसेक्ट्स को भी किल करने के लिए इसका टारगेट ज्यादातर लार्वल स्टेज होता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की लार्वल स्टेज पर ये एक्ट करती है और उनकी डेथ का सबब। देन द स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? Fossil fuels are remains of the plants and animals of the past, which became buried and were fossilized in deeper layers of earth and sea. डेड रिमेन्स जो ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं वो अल्टीमेटली फॉसिलाइज होकर फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोल, ऑयल, गैस, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। दीज आर फुलफिलिंग 95% ऑफ आवर डेली डिमांड्स। हमारी जितनी भी डेली डिमांड्स उनकी 95% जरूरियात को पूरा फॉसिल फ्यूल्स कर रहे हैं। क्लियर मेरे बेटे? एज फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज, आपको इनमें के फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल है, इनको रिप्लेस रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो दे शुड बी यूज वेरी केयरफुली एंड वाइजली। इसको खत्म कर दो, दे शुड बी यूज वेरी केयरफुली एंड वाइजली। डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज।
बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अमूमन बच्चे इनको इस अंदाज से देखते नहीं है। हेल्थ और डिजीज को डिफाइन किस तरह करना है या पेपर के अंदर किस तरह लिखना है, तो ये नोट कर लो। द स्टडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस इन द बॉडी इज कॉल्ड हेल्थ, जबकि डिजीज डिपार्चर फ्रॉम आर नॉर्मल और स्टडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज डिजीज। तो आपने डिजीज और हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन करना है ये भी आपने अच्छे तरीके से जान लिया। तो अगर क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आज के इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप चैप्टर 27 में से कोई भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो आप आसानी के साथ पेपर के अंदर 27 में से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।